क्या आपको पता है कि हमारे समाज में एक ऐसा वर्ग है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन उनके अस्तित्व और योगदान की कहानी बेहद खास और प्रेरणादायक है। आज हम बात करेंगे किन्नरों की, उनके सफर, उनके प्रकार और उनके जीवन के उन अनछुए पहलुओं की जो आपके दिल को छू लेंगे। ये वीडियो सिर्फ ज्ञानवर्धक नहीं, बल्कि आपके सोचने का नजरिया भी बदल देगा। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का नजरिया बदल सकता है। पहले जरा सोचिए, जब आप किसी किन्नर को देखते हैं तो आपके मन में क्या आता है? समाज ने उनके प्रति इतनी गलतफहमियां और पूर्वाग्रह फैला दिए हैं कि हम उनकी असली पहचान को समझ ही नहीं पाते। पर क्या आप जानते हैं कि किन्नरों का इतिहास हजारों साल पुराना है और उनकी पहचान भारतीय संस्कृति के हर हिस्से में गहराई से रची बसी है? अब एक सवाल सोचिए, क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि किन्नर कितने प्रकार के होते हैं और उनके जीवन की असली सच्चाई क्या है? सबसे पहले किन्नरों का वर्गीकरण समझने के लिए हमें उनके अस्तित्व के आधार को जानना होगा। भारतीय शास्त्रों में किन्नरों का उल्लेख न केवल एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में किया गया है, बल्कि उन्हें समाज का एक अहम हिस्सा माना गया है। पहला प्रकार वे हैं जो जन्म से किन्नर होते हैं। ये वे लोग हैं जिन्हें प्राकृतिक रूप से अलग शरीर संरचना के साथ जन्म दिया गया है। विज्ञान के अनुसार इसे इंटरसेक्स कहा जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक रिसर्च में यह पाया गया कि लगभग 1.7% लोग ऐसे होते हैं जिनका जेंडर स्पष्ट रूप से पुरुष या महिला नहीं होता। अब सोचिए, अगर ऐसा आपके साथ होता तो आप कैसे इसे अपनाते? यही सोच किन्नरों को समाज में उनके अस्तित्व को स्वीकारने में सबसे बड़ी चुनौती बनाती है। दूसरा प्रकार है वे लोग जो अपनी पहचान को बदलकर किन्नर समुदाय में शामिल होते हैं। इन्हें ट्रांसजेंडर कहा जाता है। ये लोग अपनी भावनाओं और पहचान के साथ ईमानदार रहते हैं और यही ईमानदारी उन्हें समाज में एक नई पहचान देती है। क्या आपको पता है कि भारत में ही कई किन्नरों ने अपनी पहचान को गर्व से अपनाया है और बड़े मुकाम हासिल किए हैं, जैसे कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, जिन्होंने न केवल किन्नर समुदाय के लिए आवाज उठाई, बल्कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। भारतीय पौराणिक कथाओं में किन्नरों का महत्व देखिए। महाभारत में जब अर्जुन ने 1 वर्ष तक बृहन्नला बनकर अपना समय बिताया, तो यह उनकी आंतरिक शक्ति और संयम का प्रतीक था। यही बात हमें यह सिखाती है कि किन्नरों का अस्तित्व सिर्फ शारीरिक पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी आत्मा की शक्ति को समझना सबसे जरूरी है। आज के समाज में भी कई किन्नर कलाकार, शिक्षक और नेता बनकर सामने आ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि मुंबई में एक किन्नर समुदाय ने अपनी खुद की डांस एकेडमी शुरू की है, जहां वे अपनी कला के जरिए समाज को अपनी पहचान दिखाते हैं। अब एक और दिलचस्प तथ्य जानिए। किन्नर समुदाय में भी नेतृत्व की परंपरा होती है। हर समुदाय का एक गुरु होता है जो उनके सभी फैसले करता है। यह संरचना उन्हें एकजुट और संगठित रखती है, जो शायद मुख्यधारा के समाज से कहीं ज्यादा मजबूत है। अब रुकिए और सोचिए, जब अगली बार आप किसी किन्नर को देखें तो क्या आप उन्हें वही आदर और सम्मान देंगे जो आप किसी और इंसान को देते हैं? क्या आपको पता है आपकी पृथ्वी का भार किसने संभाल रखा है? नहीं, ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से हमारी सोच और विज्ञान को चुनौती दी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बात की जो आपको चौंका देगी, आपको सोचने पर मजबूर करेगी और शायद आपकी जिंदगी बदल भी सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, एक विशालकाय नाग जिसके फन पर पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। क्या ये सिर्फ एक मिथक है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा सच? हम सबने शेषनाग की कहानियां सुनी हैं, जिनके फन पर पृथ्वी का भार बताया गया है, लेकिन क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है या ये सिर्फ एक धार्मिक कथा है? अब सोचिए, अगर पृथ्वी को उठाने वाला सच में कोई है तो वो कैसा होगा? और क्या वाकई में ऐसी कोई शक्ति है जो हमारी धरती को संभालती है? पहला सवाल, शेषनाग कौन है? अगर हम पुराणों की बात करें तो शेषनाग अनंत नाग के नाम से भी जाने जाते हैं। वो भगवान विष्णु का सेवक माने जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि उनके फन पर पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। पर विज्ञान क्या कहता है? साइंटिस्ट्स के अनुसार पृथ्वी को उसकी ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास बैलेंस में रखता है। पर यहाँ एक बात गौर करने लायक है। हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले ही धरती की संरचना और उसके संतुलन की बात कर ली थी। क्या ये सिर्फ संयोग है या हमारे पूर्वजों के पास कुछ ऐसा ज्ञान था जिसे आज का विज्ञान समझने की कोशिश कर रहा है? दूसरा सवाल, क्या पृथ्वी का भार वाकई में शेषनाग पर टिका हुआ है? एक एक्सपेरिमेंट को याद करते हैं। 1972 में नासा ने अपोलो 17 मिशन के तहत
पहली बार धरती की पूरी तस्वीर ली। जब ये तस्वीर लोगों ने देखी तो सबने एक ही बात कही, कितनी खूबसूरत है हमारी धरती। लेकिन क्या आप जानते हैं, नासा के साइंटिस्ट्स ने यह भी कहा कि धरती का बैलेंस इतना परफेक्ट है कि इसे बनाए रखना किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर हमारी धरती थोड़ा सा भी झुक जाए तो क्या होगा। तीसरा सवाल, क्या शेषनाग का मतलब कुछ और है? शेषनाग को सिर्फ एक विशालकाय नाग के रूप में देखना शायद हमारी गलती है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि शेषनाग असल में उन फोर्सेस का प्रतीक हैं जो धरती को बैलेंस करती हैं। जैसे साइंस में हम टेक्टोनिक प्लेट्स की बात करते हैं। ये प्लेट्स हमेशा मूव करती रहती हैं और जब इनकी मूवमेंट बैलेंस्ड होती है तो धरती पर सब कुछ सामान्य रहता है। लेकिन जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो भूकंप आते हैं। तो क्या हो सकता है कि हमारे पूर्वजों ने टेक्टोनिक प्लेट्स की इस मूवमेंट को शेषनाग के फन से जोड़कर समझाया हो? अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिए। यूनिवर्स के बारे में एक थ्योरी है जिसे स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं। इसके अनुसार हर चीज, चाहे वो हमारा शरीर हो या हमारी धरती, छोटे छोटे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स से बना है। क्या ये वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स ही वो शेषनाग हैं जो सब कुछ बैलेंस में रखते हैं? सोचिए, एक पल के लिए अपनी उंगलियों को देखिए। क्या आपको पता है आपकी उंगलियों के अंदर भी वैसी ही फोर्सेस काम करती हैं जो पूरी धरती को संभाल रही हैं? शेषनाग का मतलब सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक संदेश है कि हर चीज, हर जीव, हर पल बैलेंस में है और अगर ये बैलेंस बिगड़ा तो सब कुछ खत्म हो सकता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप अपनी जिंदगी में बैलेंस कैसे बनाते हैं? अब बात करते हैं कि इसका आपके और मेरे जीवन पर क्या प्रभाव है। सबसे पहला सवाल, क्या शेषनाग एक प्रतीक है? अगर शेषनाग को गहराई से समझें तो वो केवल एक विशाल नाग नहीं है, ये एक प्रतीक है हमारी जिंदगी के बैलेंस का। हमारे जीवन में कितनी बार ऐसा होता है जब हम खुद को असंतुलित महसूस करते हैं, जब काम का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां और हमारे सपने एक साथ हमारे ऊपर आ जाते हैं। उस वक्त शेषनाग हमें यह सिखाते हैं कि बैलेंस बनाना जरूरी है। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। अभी अपने एक हाथ में कोई भारी चीज उठाइए और दूसरा हाथ खाली छोड़ दीजिए। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि एक हाथ पर कितना दबाव आ रहा है? यही दबाव तब महसूस होता है जब हमारी जिंदगी का बैलेंस बिगड़ जाता है।